नमस्कार ऑडियंस। पूरे हरियाणा में बीजेपी की टिकटों के लिए भी मारामारी चल रही है और हम पूरे हरियाणा में आज जींद की बात करेंगे। जींद की 5 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़ा गेम होने के चांस है सफीदो सीट पर। हमारे सूत्रों से पता चला कि सफीदो सीट के ऊपर बीजेपी दादा गौतम को नारनौंद से उठाकर लाना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है सफीदो में। लेकिन सफीदो का बाहरी कैंडिडेट्स के लिए, बाहरी जो उम्मीदवार उनके लिए बहुत बुरा इतिहास है। कभी सफीदों की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। मलिक साहब, पहले तो सफीदों का इतिहास बताइए। वहाँ पर हर पार्टी ने एक न एक बार जरूर कोई न कोई बाहरी उम्मीदवार उतारा। सफीदों विधानसभा सीट की दो खास बात है। एक, उन्होंने तीसरी बार आज तक किसी को विधायक नहीं बनाया है। वहाँ से जो भी विधायक बने वो केवल 2 बार ही बन पाए हैं, जिनमें बच्चन सिंह आर्य 1991 में कांग्रेस टिकट पर जुर्माना का भी यही है, कांग्रेस टिकट पर बनते हैं और 2005 में वो निर्दलीय रूप से विधानसभा में पहुंच जाते हैं। एक ये तासीर है कि वो तीसरी बार किसी पर भरोसा नहीं करते। रामफल कुंडू भी वहाँ से 2 बार विधायक बने हैं। दूसरा, अब की बार जिस तरह आपने भी नाम लिया कि बीजेपी राम कुमार गौतम जो जजपा की टिकट पर नारनौंद से विधायक चुने गए थे 2019 में, उनको सफीदों में पैराशूट के जरिए उतारने का प्रयास बीजेपी की तरफ से है। उसके पीछे बीजेपी का लॉजिक है कि सफीदों में 20,000 से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं और उन ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी राम कुमार गौतम का नाम उछाला गया। जबकि सफीदों से बीजेपी की टिकट बात की जाए और ब्राह्मण समुदाय की, तो आनंद शर्मा जो एचपीएससी के सदस्य हैं वो भी वहाँ पर बीजेपी की टिकट के लिए मजबूत दावेदार हैं। लेकिन बीजेपी की एक अलग किस्म की राजनीति के तहत राम कुमार गौतम का नाम आजकल टिकट की चर्चा में सबसे ऊपर उछाला जा रहा है। फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है, लेकिन अगर सफीदों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की तासीर की बात की जाए तो उन्होंने बाहरी को कभी स्वीकार नहीं किया। 1987 में चौधरी देवीलाल की आंधी, उस आंधी में चौधरी देवीलाल रामचंद्र जांगड़ा जो अब राज्यसभा सांसद हैं को यह मान करके वो पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, सफीदों से लोकदल की टिकट दे दी। और तब चौधरी देवीलाल का डंका ऐसा बजता था कि जींद के पीरू राम को करनाल जिले की घरोंडा विधानसभा सीट से टिकट देकर वो विधानसभा में उन्होंने पहुंचा दिया था। चौधरी देवीलाल को बहुत गुमान था इस बात का कि मेरा कैंडिडेट नहीं हार सकता। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा लोकदल की टिकट लेकर 1987 में आए, सफीदों के लोगों ने बाहरी का विरोध शुरू कर दिया। उस सरदार सरदूल सिंह के समर्थन में आखड़े हुए चौधरी देवीलाल को सफीदों के लोगों ने साफ दे, चौधरी साहब अगर इस कैंडिडेट को साथ रखा तो आपकी भी हम धोती धो देंगे। धोती धो देंगे मतलब चुनाव में पटकनी दे देंगे। और वही हुआ। चौधरी देवीलाल चूंकि नब्ज को जानते थे, उनको बीच चुनाव ये ऐलान करना पड़ा कि मेरा समर्थन सरदार सरदूल सिंह के साथ है। और रामचंद्र जांगड़ा की जमानत जब्त हुई और सरदार सरदूल सिंह वहां से निर्दलीय विधायक बने। 1991 में भी शायद एक बाहरी उम्मीदवार थे किसी पार्टी के। 1991 में भी राम कुमार गौतम, जिनका नाम अब उछाला जा रहा है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सफीदों से नामांकन दाखिल किया था और वो जमानत नहीं बचा पाए थे। 2000 वोट भी वो नहीं ले पाए थे। और जिस राम कुमार गौतम को बीजेपी इतना मजबूत उम्मीदवार मान रही है, 1991 के लोकसभा चुनाव में, 1989 के लोकसभा चुनाव, उन्होंने करनाल से जयप्रकाश जो जनता दल के थे और वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हिसार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद 1996 के विधानसभा चुनाव हुए। 1996 में किसी पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार पर सफीदों में दांव नहीं लगाया। 2005 में कांग्रेस की हवा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भजन लाल, राव इंद्रजीत, रणदीप सुरजेवाला, बहुत सारे सीएम के कैंडिडेट और कांग्रेस की आवाज़। जब कांग्रेस की 2005 में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, तब कांग्रेस ने सफीदों से करमबीर सैनी को टिकट दिया था। और करमबीर सैनी चूंकि जींद जिले के जींद में रहते हैं, गिमाना उनका गांव है जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र में है, उनको वहां से टिकट दिया तो वो चुनाव हार गए। सफीदों के लोगों ने देख लेना, करमबीर सैनी आपसे नाराज हो सकते हैं, नहीं, आपको बारी बता रहे हैं। मैंने ये कहा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में करमबीर सैनी बाहर के थे। मैं आज की बात में 2005 पे हूं कि तब करमबीर सैनी को सफीदों के मतदाताओं ने बाहरी मानते हुए निर्दलीय बच्चन सिंह आर्य को विधानसभा में भेज दिया था।
2005 चले गए। 2009 में 2009 आज आ गई थी। अजका कुलदीप बिश्नोई बड़ा परचम लहरा रहे थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और उन्होंने हजका बनाई थी। कुलदीप बिश्नोई ने अपने खास विश्वस्त जो युवा हजका के प्रदेश अध्यक्ष थे जय भगवान शर्मा, जो सोनीपत जिले के हैं, उनको चुनाव में ये सोचकर उतारा है कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और ये ब्राह्मण समुदाय के 22,000 वोट हैं। तो दर्शकों, जय भगवान शर्मा की जमानत भी नहीं बची थी। ये सफेदों के मतदाताओं का तासीर है। इससे सबक 2014 भी रह गया ना, इससे सुषमा इससे स्वराज की इससे सबक बीजेपी ने नहीं लिया और 2014 में बीजेपी को बड़ा गुमान था कि हमारी बहुत हवा है। नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी को लगता था हम जिसको मर्जी टिकट दे वो जीत जाएगा। तो सफेदों में बीजेपी ने फिर एक बड़ा रिस्क उठाया और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को सफेदों से बीजेपी टिकट दे दी। लगा कि सुषमा स्वराज की बहन है, हार कैसे जाएंगी। राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने उनके लिए डेरा डाला, वोट मांगे। लेकिन क्या हुआ, सफेदों के मतदाताओं ने कहा नहीं, हमें बारी मंजूर नहीं, और उन्होंने जसबीर देशवाल जो निर्दलीय थे उनको विधानसभा में भेज दिया और वंदना शर्मा वहाँ पे गच्चा खा गई। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव आते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में सफेदों में फिर एक खेला होता है। तो जब 2014 में वंदना शर्मा सफेदों के लोगों ने भारी डिक्लेयर करके उनको मात दे दी, तो 2019 में सभी पार्टियों को समझ में आ गया कि यहाँ बाहर से दाल नहीं गलेगी। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने सफेदों से भारी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। अब मैं सवाल लेता हूं कि अगर बीजेपी यहाँ से दादा रामकुमार गौतम को ले आती है, पहले नंबर पर जिला प्रधान राजू मोर कहाँ जाएंगे, करमवीर सैनी कहाँ जाएंगे, कलीराम पटवारी कहाँ जाएंगे, बचन सिंह आर्य कहाँ जाएंगे, जसवीर देशवाल कहाँ जाएंगे, और विजयपाल सिंह एडवोकेट कहाँ जाएंगे। और ये सारे वो चेहरे हैं जो कभी न कभी अलग अलग पार्टियों में थे। बीजेपी ने एक मंच पे इनको लाया 2019 में, तो ये कहाँ जाएंगे और स्वीकार करेंगे क्या? राजू मोर सफेदों से बीजेपी की टिकट पर मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे जिले की इससे सफेदों से लगभग 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की 10,000 वोट कुल नहीं आ पाई थी, तब राजू मोर ने 10,000 वोट लेकर उस दौर में दिखाया था जब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जानता था, ना मानता था। इसके अलावा विजयपाल एडवोकेट, वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के पुराने, जिस तरह से राजू मोर संघ और बीजेपी से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि उनकी भी डबल इंजन। हाँ, डबल इंजन। और इसी तरह से विजयपाल सिंह एडवोकेट हैं। बचन सिंह आर्य चूंकि कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी में आए थे 2019 में, इसलिए वो मात खा गए थे। तो बीजेपी के पास जो उनके पुराने समर्पित हैं, प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उन पर बीजेपी दांव लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मेरी एक छोटी सी सलाह है, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक मेरे से बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले भी होंगे, मैं खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं मानता रहा, लेकिन जहाँ तक मैं सफेदों के मतदाताओं की नब्ज को जानता और पहचानता हूँ, तो मेरी बीजेपी आला कमान से बिल्कुल राय है, उनको माने ना माने उनकी मर्जी, कि कम से कम वहाँ पर दादा गौतम जैसे या किसी भी बाहरी पर दाम ना लगाएं, क्योंकि बाहर वालों को सफेदों की जनता किसी भी सूरत में मुंह नहीं लगा। छोटा सा निष्कर्ष निकालते चलते चलते इस वीडियो पर कि सिटिंग एमएलए वहाँ पर सुभाष देशवाल हैं, तो चुनौती तो उन्हीं को आएगी। जिस भी पार्टी का जो भी सिटिंग एमएलए होता है, सरकार कोई भी हो, सिटिंग एमएलए के लिए वहाँ पर चुनौती, कड़ी चुनौती, कौन से समीकरण पेश कर सकते हैं? अगर दादा गौतम बीजेपी की टिकट पे आ जाते हैं और कोई और निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, इस तरह के समीकरण। अगर बीजेपी नेतृत्व बहुत बड़ा रिस्क लेकर बाहर नारनौंद से उठाकर दादा गौतम को वहाँ पे शतरंज के मोरे पर जचा देती है, चेस के उस पर, तो सुभाष गांगुली की जो चुनौती है वो निश्चित रूप से बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि बचन सिंह आर्य को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनकी राजनीति को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो बगैर चुनाव के नहीं रह सकते। दादा गौतम बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएं, बचन सिंह आर्य निर्दलीय हो जाएं, उधर से सुभाष गांगुली कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाते हैं, तो सुभाष गांगुली के लिए राह लगभग एक तरह से तस्तरी में रख उनको सीट देने वाली बात है। मुश्किल कब हो सकती है? बस देखिए, कांग्रेस के लिए चुनाव मुश्किल तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे प्रत्याशी को उनके मुकाबले में खड़ा करे जिसका वहाँ पे विरोध ना हो। देखिए 2019 में जब सुभाष गांगुली और
बचन सिंह आर्य का मुकाबला हुआ था, बचन सिंह आर्य बीजेपी के थे, तब ये माना गया था कि बचन सिंह आर्य की जीत लगभग पक्की है। लेकिन बचन सिंह आर्य जब 1991 से 1996 तक भजनलाल सरकार में मंत्री थे, आबकारी एवं कराधान विभाग के स्टेट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने सफेदों में अपने विरोधियों का एक इतना बड़ा ग्रुप और इतना बड़ा जिसको कह सकते हैं कि गुट बना दिया था कि आज तक वो जो कांटे उन्होंने अपनी राह में बोए थे उनको पूरी तरह निकाल नहीं पाए हैं। इसीलिए बचन सिंह आर्य बहुत मजबूत होते हुए भी पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी नेतृत्व को ऐसा उम्मीदवार लेकर आना पड़ेगा जिसका पक्ष में कुछ ना हो, लेकिन कम से कम जिसके विरोध कुछ ना हो। कौन हो सकते हैं? देखिए वो भारतीय मोल कर रही है, नाम तो दे नहीं रहे। देखिए सफेदों की राजनीति की एक तासीर है कि वहाँ पे जैसे आजकल बड़े विश्लेषक, जिसको मैं अवॉइड करता हूँ, कास्ट पर बांटने की बजाय सफेदों में कास्ट से बड़ा बैरियर है, एक नहर नहीं, रेलवे लाइन बोलते हैं। तो रेलवे लाइन के इधर या उधर, तो चूंकि सुभाष गांगुली सिटिंग एमएलए, कांग्रेस की टिकट उनकी पक्की है, तो वो आते पिलूखेड़ा बेल्ट से, लाइन से इस पार, और उस पार है देता दूसरा हल्का सफेदों, जिसको दूसरा हल्का बोलते हैं। गांगुली के लिए चुनौती हो सकती है कि लाइन से इसी पार यानी कि सफेदों ब्लॉक से ही कांग्रेस पार्टी किसी नेता पर दांव लगा, और इसमें सबसे मजबूत दावा आनंद शर्मा जो एचपीएससी के मेंबर है, और राजू मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के हाल तक जिला प्रधान थे, अभी उनको बदला गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। बचन सिंह आर्य को कई लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन नहीं, बचन सिंह आर्य को फिर वही दिक्कत आएगी जो 2019 में उनको पेश आई थी। चलिए ऑडियंस, ये था हमारा सफेदों के बारे में एक रोचक जानकारी की वहां पर कभी भी बाहरी व्यक्ति और इसी में एक और मैं जोड़ता हूं कि इस ब्लॉक में जैसे मैंने दो नाम लिए, राजू मौर्य और आनंद शर्मा, तीसरा नाम है कलीराम पटवारी का, जो 2009 में इनेलो की टिकट पर सफेदों से विधायक बने थे। वो उस ब्लॉक, पिलूखेड़ा ब्लॉक से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जिसके अच्छे मतदाताओं की संख्या है, और उस ब्लॉक से भी आते हैं, तो वो भी सुभाष गांगुली एक चुनौती कर सकते हैं। दोनों के जो गांव है वो साथ साथ लगते हैं। तो ये बीजेपी के पास 3 नाम हैं जो सफेदों के चुनावी दंगल को काफी रोचक बना सकते हैं और बीजेपी को मुकाबले में ला सकते हैं कांग्रेस की। चलिए ऑडियंस, सफेदों विधानसभा के बारे में जितनी रोचक जानकारियां थी वो हमने दी, और एक कोशिश भी की है कि चुनौती विधायक के लिए, सिटिंग विधायक चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र में उसी के लिए होती है, उनके लिए क्या चुनौती पेश हो सकती है। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।